बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए इस प्रोग्राम की मुनासबत से लेकर आए हैं। बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं आपसे जो डिस्कस करनी है। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, फिर मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। एक खास मेहमान से भी आपको आज मिलवाना है, लेकिन सबसे पहले लाइनअप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आज मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA की बात करेंगे। हम बार बार आपको ये बताते रहते हैं कि कितना टैलेंट मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान के स्टेज पर अगर आप डोमेस्टिक बात करें, लेकिन ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है पाकिस्तान की MMA को, और बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है उसको अब स्टेज मिलता जा रहा है जहां पर वो ग्रूम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक ऐसी MMA फाइटर से जिन्होंने हाल ही में बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में काज़ाकिस्तान की फाइटर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था इन्होंने, और साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन इनकी पहली कामयाबी नहीं है, इससे पहले बहुत सारे ऐसे MMA के टूर्नामेंट्स हैं जो ये अपने नाम कर चुके हैं। बहुत सारी फाइट्स इनके नाम हैं। मैंने पर्सनली इनको लड़ते हुए देखा है और मैं बाकायदा तौर पर आपको बता सकता हूं कि हम खौफजदा होते हैं जब ये लड़ने के लिए उतरती हैं केज के अंदर, क्योंकि वंस शी स्टेप्स इनटू द केज शी इज़ समवन डिफरेंट एंड यू कैन सी इट इन द आइज। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो इतना ज़्यादा टैलेंट है उसमें से भी आपने आइडेंटिफाई करना है हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ कट आउट फॉर इंटरनेशनल मटीरियल। और जब आप इनकी बात करते हैं तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है इनको लड़ते हुए बहुत बार, तो आई कैन वाउच फॉर दैट। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका करियर रहा है, तो इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेंस टीमों के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के बारे में। 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का दूसरा T20 इंटरनेशनल आज रात मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को 10 रन से शिकस्त देकर पहला T20 अपने नाम किया था, तो उनको 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। लेकिन हम बहुत पुरुमीद हैं और जो द गर्ल्स इन ग्रीन आर रेडी फॉर अ कम बैक, और आज बड़ा ज़बरदस्त कम बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सीरीज़ भी जीतें। 10 रन कम थे मेरे ख्याल से, थोड़ा सा हम इंटेंट वाइज लेट हो गए। अगर प्रमोट कर देते, आलिया बहुत अच्छा खेली, फातिमा सना बहुत अच्छा खेली, अगर इनको थोड़ा सा प्रमोट करते ऑर्डर में ऊपर, अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करते तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये हमारा मानना है। ऑब्वियसली एक टीम मैनेजमेंट और कोच वहाँ पर मौजूद है, उनके अपने प्लान्स होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम सब पुरुमीद हैं कि आज इंशाल्लाह ताला कम बैक होगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि जो ICC का डेलीगेशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अगर आप बात करें तो उसने आज दौरा किया है नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची का, और वहाँ पर इस स्टेडियम की जितनी सहूलियात हैं, सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं, बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया है। और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि विज़िट बड़ा ज़रूरी होने वाला है। हमारे जो एक पूरा एक हमने प्रोसेस दिया है, और एक अगर आप रिहैबिलिटेशन कहें, रिकन्स्ट्रक्शन कहें, रीस्ट्रक्चरिंग कहें, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तीनों स्टेडियम्स जो हैं लाहौर, कराची और पिंडी में, उन तीनों का काम जो है वो इस वक्त जारी है। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो टाइम पर डेडलाइन से पहले ख़त्म हो जाएगा और ये स्टेडियम्स जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होंगे। तो ये विजिट बड़ा ही ज़रूरी है, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्सन, जिन्होंने चैंपियंस कप वन इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके मेंटर्स और कोचेस से मुलाकात की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं जिनको मौका दिया जाएगा, जिन्हें सिर्फ मामूली एडजस्टमेंट, नफासत और फ़ाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। अब ये फ़ाइन ट्यूनिंग बहुत अरसे से इसकी कोशिश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की गई है, बट वो ट्यूनिंग से गाड़ी चली नहीं है, बल्कि उल्टा रुकी भी नहीं, रिवर्स में चली गई। तो अब मुझे नहीं पता वो क्या फ़ाइन ट्यूनिंग है, लेकिन बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मैं बार बार जिक्र करता रहा हूँ कि कुछ नाम ऐसे हैं जो अब हमें दिलेरी के साथ लेना होंगे, जो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मुबस्सिर खान का नाम आता है और उसमें कामरान गुलाम का नाम आएगा, जिन्होंने फिर आज 113 रन बनाए हैं, 284 रन उनकी टीम ने बनाए। रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर आप बॉलिंग में बात करें तो सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है, जहादात खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आपको और नामों को देखना पड़ेगा, और सिर्फ देखना नहीं, इनको ग्रूम करके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी रखें। आप डेब्यूज तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन अब बहुत सारे नाम हैं जिनको आपको स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब तमाम मेरे ख्याल से हकाइक जो है वो सामने हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है और जो नहीं परफॉर्म कर रहे वो भी सामने हैं। तो इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे स्नूकर के बारे में, भी बात आपसे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फैसलाबाद में जारी चैंपियनशिप वनडे कप के बारे में, जहां पे मारखोज ने 284 रन का टारगेट, 284 रन उन्होंने बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कामरान गुलाम की, जिन्होंने 113 रन बनाए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, और साथ ही साथ सलमान की अगर आप बात करें तो वो उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल हम परफॉर्मेंसेज देखते आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और मेरे ख्याल से अच्छा टोटल है। लास्ट टाइम जब
स्कोर अपडेट हुआ था तो 100 रन्स पर 5 खिलाड़ी आउट थे डॉल्फिन्स के। तो इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। डॉल्फिन्स की अगर बात करें तो फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, लेकिन लग यही रहा है कि चेस खासा मुश्किल होने वाला है। और बार बार हम इस टूर्नामेंट में यही देख रहे हैं कि जो टीम पहले बारी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल तमाम टीम्स में आपको दाद देना पड़ेगी मार्कोर्स को। बहुत अच्छा खेले हैं, रिजवान की कप्तानी हो, उसके अलावा परफॉर्मेंस हो, बहुत सारी ऐसी जो बाकी टीमें उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं, लेकिन वो उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे विक्ट्री को, और बड़े स्कोर्स भी कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो 50-60 तो हो जाता है, उसके बाद कन्वर्जन नहीं हो पा रही, तो ये भी मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान ज़रूर है। और उसके बाद आपको स्नूकर वर्ल्ड कप के बारे में बताना है, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले इसमें जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है कि अशरत इकबाल पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उन्होंने मुनीर को शिकस्त दी इस क्वार्टर फाइनल में, और अब वो सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद अशरत को, और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ये स्नूकर वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा। हमने कल ही आपको बताया था कि क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ी, और अब सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं अशरत। तो बहुत सारी उम्मीदें अब अशरत के साथ लगाई जाएंगी कि इंशाल्लाह ताला वो स्नूकर में ये वर्ल्ड कप अपने नाम करें, और इंशाल्लाह ताला हम सब उनको सेलिब्रेट करें। जैसा कि मैंने कहा, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में हम आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन इनको हमने सिर्फ सपोर्ट सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसको बाकायदा तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर आपको फाइनेंसिंग की अगर बात करें, और ख़ास तौर पर जहाँ पर हमारा रोल आता है बीइंग अ स्टेट ब्रॉडकास्टर, हमने इन तमाम खबरों को आप तक लेकर आना है, इन लोगों को अप्रिशिएट करना है, और ये तमाम हकायक आपके सामने रखने। तो अशरत इकबाल को बहुत मुबारकबाद हो। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप, जहां पर मुसलसल दूसरी कामयाबी है। सिंगल और डबल्स के मुकाबलों में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद थाईलैंड को भी शिकस्त दे दी है, और नॉकआउट राउंड में जगह बना ली है। तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बिल्कुल यूथ की बात आप करें, अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप है, तो हम बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है यहाँ पर भी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, और फिर इन्हीं प्लेयर्स को हमने ग्रूम करना है। जैसे कि आप अगर वाकिफ़ हैं तो पाकिस्तान इस वक्त डेविस कप के लिए भी अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी वो डेविस कप का मुकाबला बारबाडोस में जारी था, तो वो भी एक टीम है। और ऑब्वियसली आपको अब वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स लेकर आने हैं। बहुत अरसे से हमें सामुल हक को देख रहे हैं, अकील खान को देख रहे हैं, मेरे ख्याल से और ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको भी अब ऑब्वियसली उस तरीके से ग्रूम करना है कि वो जो वॉइड है वो फिल कर सके। तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे, और बहुत सारी बात जैसा कि मैंने कहा करनी है। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ, फिर एक खास मेहमान के पास चलेंगे। स्टूडियोज़ में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर हैं और तजिया कार भी हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर आप इनको देखते रहते हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे तजिया कार हैं, शो का एक अहम हिस्सा हैं। हमेशा हम इनसे बात करते हैं जब हमने हिस्ट्री या कोई खबर खास जो है पता लगानी हो, और ये हमें बिल्कुल बताते हैं और आगाह भी रखते हैं। जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? कप्तान का बता रहे थे। कप्तान का भी बिल्कुल आपको बताएंगे, और आपको और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे शाहजी आज। शाहजी बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आरजे हों या फिर सहाफ़त हो, वहाँ पर भी जो है अपने ओहदों पर ये काम करते रहते हैं। जनाब जावेद खान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे जावेद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद, थैंक यू। आप भी हमें ज्वाइन करें। तो जनाब बात आपसे करनी है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, और जब मैंने कहा कि जब आप एमएमए की बात करते हैं, उस टैलेंट की बात करते हैं, मैं तो खैर इस डिवीजन में रखना ही नहीं चाहता वुमेन्स या मेंस। एमएमए पाकिस्तान में अगर आप बात करेंगे तो शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, और इनको फाल्कन के नाम से जाना जाता है। और जी बिल्कुल, मैं अगर आप गेस कर चुके हैं तो मैं बात कर रहा हूँ हमारी एशियन चैंपियन जो इस वक्त हैं ईमान फाल्कन खान का, जो हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Thank you so much for having me. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो, जैसा कि मैं लोगों को बार बार ये ब्रैग कर रहा हूँ कि मैंने ईमान को लड़ते हुए देखा हुआ है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट एमएमए स्ट्रक्चर। बट जस्ट टॉक अस थ्रू दैट फाइट, कैसा रहा? जो आपकी प्रेपरेशन थी, मुझे पता है आप ट्रेनिंग हो, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बट कैसी रही आपकी एशियन चैम्पियनशिप के फाइनल की फ़ाइट की जब हम बात करते हैं? जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच। वो इस दफ़ा बहुत बड़ी बात है कि IMMAF एशियन चैम्पियनशिप और किसी भी चैम्पियनशिप पाकिस्तान में होस्ट हुई है, थैंक्स टू द पाकिस्तान MMA फेडरेशन और PMS यूथ प्रोग्राम। तो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे कोच भी थे मेरे कॉर्नर में। मैं 3 दफ़ा IMF पहले लड़ी भी हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन चैम्पियनशिप्स में। मैं फ़र्स्ट वुमन पाकिस्तानी वुमन हूँ जिन्होंने एक ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था पिछले एशियन चैम्पियनशिप्स में। मगर पिछले 3 दफ़ा मैं हार गई थी। आई थिंक ट्रेनिंग ऑब्वियसली एक नया एनवायरनमेंट था, मेरे कोच भी नहीं थे मेरे साथ। इस दफ़ा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया था कि मेरे कोच मेरे कॉर्नर में थे, और कोच जब आपके पीछे होते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो
बहुत फ़र्क पड़ता है आपके गेम पे। तो इस दफ़ा ये जो बड़े कॉम्पिटिशन्स आईएमएफ जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें रेसलिंग ज़्यादातर चलती है, तो हमने बहुत से रेसलिंग की ड्रिल्स की थी लीडिंग अप टू द फाइट, लाइक 2-3 महीने और बहुत सी स्पारिंग की थी एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड ऑफ बिकॉज़ वो मोस्टली रेसलिंग से ही विक्ट्री हुई थी। बिल्कुल, वेल द होल नेशन इज़ प्राउड ऑफ यू एंड सर्टेनली वी गेट टू सेलिब्रेट दिस एज वेल। बट ईमान, जब हम बात करते हैं आपके अपने करियर की, तो आई हैव सीन यू इन ऑल द सीजन्स ऑफ एनएफटी, फिर आईएफटीज़ की अगर आप बात करें एनएफटी में ख़ास तौर पर, बिकॉज आप डोमिनेट करती रही हैं थ्रू आउट द 3 सीजन्स, और अब ऑब्वियसली दिल बी मूविंग ऑन टू द फोर्थ। लेकिन बात यही है कि यू ऑलवेज हैव टू स्टेप अप द कॉम्पिटिशन, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप इतने ऐसे से डोमिनेट कर रही हैं, तो फॉर यू इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्पारिंग पार्टनर। ये बार बार बात की जाती है कि हमारे फाइटर्स को हम वो फैसिलिटीज़ दें स्पारिंग की भी, जो कि यू स्टेप अप दैट लेवल। तो ये कितना ज़रूरी है एक फाइटर के लिए, खासतौर पर आप भी बात करें कि जिस तरह मैंने कहा आप एक लेवल को तो डोमिनेट कर रही हैं, बट अब आपने यू हैव टू स्टेप अप, और यही हमने एशियन चैम्पियनशिप्स में देखा कि यू स्टेप्ड अप और आपने ऐसे अपोनेंट को शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। बट व्हाट्स नेक्स्ट, टॉक अस थ्रू योर करियर जर्नी एज वेल। सो पाकिस्तान में हमारी जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स वो इस इतने हाई लेवल के नहीं होते, स्पेशली अमंगस्ट वुमेन। तो मैं मोस्टली बॉयज़ के साथ ही स्पारिंग करती हूँ, बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। सो आई थिंक देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू इट ऑल्सो। अगर आपको मतलब अगर मुझे अपने स्पोर्ट के लिए कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो टू ट्रेन विद अ फीमेल वुड बी बेस्ट, इट वुड बी आइडियल। पर ऑब्वियसली हमारे फीमेल्स उस लेवल तक नहीं पहुँचे, वो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आई हैव एक पूरी उम्मीद है कि पिछले अगले 5 साल में उस लेवल तक हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, मगर अब इस वक्त हम उस लेवल पर नहीं है। तो मैं मोस्टली बॉयज़ के साथ ही स्पारिंग करती हूँ, बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। आई थिंक वो थोड़ा सा जिस्म और दिमाग को थोड़ा मज़ीद मज़बूत बना देता है। सो थोड़ी सी ज़्यादा डिटर्मिनेशन होती है बिकॉज़ बॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर, मोर एक्सप्लोसिव, उनके पंचेस भी ज़्यादा लगते हैं। सो आई थिंक जो जो ट्रेनिंग की लेवल है वो बहुत इंटेंस है मेरी प्री कंपटीशन। बट नाउ दैट ये जो एशियन चैम्पियनशिप मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, आई थैंक एवरीवन इन माय टीम एंड जो सारे टीम से बाहर जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो एवरीवन इन द कंट्री जो जिन्होंने सपोर्ट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह दिसंबर में नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स आ रही है आईएमएफ के, और दिसंबर में कराटे कॉम्बैट का मेरा फाइट आ रहा है बहुत बड़ा। तो बस दुआ मांग लेना मेरे लिए फॉर माई सक्सेस प्लीज़। नहीं, आई थिंक द होल नेशन इज़ बिहाइंड यू। इस मौके पर तो मेरे ख्याल से आपको कहना ही नहीं चाहिए, पूरी कौम आपके लिए दुआ गो तो ज़रूरी है। और फिर जिन लोगों ने आपको लड़ते हुए देखा है वो तो वैसे भी दुआ करेंगे कि आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी ट्रैक पर रहे हैं। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई वांट टू आस्क यू दिस कैटेगोरिकली कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एमएमए इन पाकिस्तान। अब हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, बट फ्रॉम योर वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज यू रिप्रेजेंट the female MMA fighters as an ambassador, तो how can we improve, कैसे बेहतर करें? सो आई थिंक हमारी जो मैंने स्पेशली एनएफटी में, बिकॉज एनएफटी सिर्फ लोकल कंपटीशन नहीं होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एनएफटी कॉम्पिटिशन्स में, और द रीज़न व्हाई लेट्स से दैट आई विन इन एनएफटी इज़ बिकॉज मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी लड़कियों में क्या वीकनेसेस हैं, और दैट्स रेसलिंग। जी बिल्कुल, ईमान ने जिस तरह बताया और मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि ग्रैपलिंग बेसिकली जब आप बात करते हैं एमएमए के अंदर, तो ग्रैपलिंग के अंदर हमारी जो फाइटर्स हैं वो वीक हैं। आप उसमें मुख्तलिफ टाइकोंडो या वूशू तो इनकॉपरेट कर लेंगे, आप बॉक्सिंग भी बहुत इनकॉपरेट करते हुए हमने देखा है। मैंने हाल ही में बहुत अच्छी बॉक्सर्स हैं जो एमएमए फाइटर्स में कन्वर्ट हुई हैं, उनको डोमिनेट करते हुए देखा है, और क्या शानदार उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है जहाँ पर आपको कोई ऐसा फाइटर मिले जो ग्रैपलिंग में बहुत अच्छा है इंटरनेशनली, वो आपको फ़ौरन जो है टेक डाउन कर लेगा या कर लेगी, और उसके बाद आपको वो ले जाएंगे सबमिशन की तरफ। तो कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं ग्रैपलिंग की जहाँ पर मेरे ख्याल से हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर दफ़ा अटैक या डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो ग्रैपलिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को मज़ीद बेहतर करे, जहाँ पर हमारे मेल और फीमेल फाइटर्स हैं। बट ये थी ईमान फ़ाल्कन खान, जिनके बारे में अब आप सब जान चुके हो। जैसा कि मैंने कहा, बहुत मुबारकबाद हो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है, और हम यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आगे जाते हुए ईमान जो है वो जो है ग्लोबल सतह के ऊपर ये तमाम रिकॉर्ड जीत कर आएंगी। बट ईमान, आप रेसलिंग की बात करिए, ख़ास तौर पर जिस तरह हम ग्रैपलिंग में बहुत वीक है,
तो इस पर हम मेरे ख्याल से वापस आएंगे एंड विल टॉक अबाउट दिस इज वेल। बट उसके बाद मैंने आपको जिस तरह कहा कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान आज दूसरा T20 इंटरनेशनल होने जा रहा है और हम कम की उम्मीद कर रहे हैं, तो जनाब वैस साहब पहले तो वो ईमान पार्टनर ढूंढ रही थी स्पारिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको पेश किया जाएगा, मारे आपको। आपका कप्तानी का सवाल अभी तक खत्म नहीं हो रहा, लेकिन खैर ज़रा वुमेंस क्रिकेट के ऊपर आए। आज हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो 10 रन की गलती है, और जिस तरह मैंने भी कहा और आपने भी बिल्कुल कहा कि आप आली और फातिमा को ज़रा पहले भेज सकते थे सिचुएशन देखते हुए, तो किस तरह आज का T20 देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, क्योंकि शी डिजर्व्स अ लॉट। क्योंकि जब हम एमएमए की थोड़ा सा एमएमए की अगर हम बात करें तो मुझे याद है कि बशीर अहमद, आपको याद है, उसको देख के लोग थोड़ा सा करते थे, वन चैंपियन वो रह भी चुके हैं, वन चैंपियनशिप की अगर बात करें। लेकिन जब भी इस्लामाबाद के अंदर भी जो एमएमए के क्लब्स बने हुए कहीं ना कहीं मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करें, ये चीज़ चाहे क्रिकेट की हम बात करते हैं चाहे फुटबॉल की बात करें, तो अहमद भाई उन जिम्स में मैंने देखा है लड़कियां केपेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है वही जो घर के मामलात हैं, माहौल है, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर जो प्रेशर सोसाइटी का आता है उसकी वजह से बैकआउट कर जाती हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इंस्पायरिंग स्टडीज़ हैं, क्योंकि जब इनको देखते हैं, माँ बाप भी देखते हैं, बच्चियाँ भी देखते हैं जो एमएमए के अंदर जाना चाहती हैं, तो एटलीस्ट उनको समझ में आती है कि यार पाकिस्तान को हम कम्पीट कर सकते हैं। रोल मॉडल्स बड़े जरूरी क्योंकि हैं, मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक हमारे कह रहे हैं। दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा नहीं उनको कह रहा, एक स्नूकर की बात करूँ, एक अगर एमएमए की बात कर लूँ, क्योंकि ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जब आप स्कूल में किसी को कहते हो ना कि यार मैं इसके अंदर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ या मैं इसके अंदर डोमिनेट करना चाहता हूँ, तो उसको बुरा समझा जाता है। आई डोंट नो क्यों है। बड़ा अच्छा लगा आपने ये जो ईमान से बात की, और बड़ा इनकरेजिंग फील हुआ कि एक लेडी इतना मतलब है पाकिस्तान के माहौल से जाके वहाँ कम्पीट करती है इंटरनेशनली, और ऐसी स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रही है जहाँ बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है और मुश्किल है। और फिर ये साथ ये कहती हैं कि ये उनको ट्रेनिंग की वो फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि लड़कों के साथ ट्रेन करना पड़ता है, वो कंपटीशन अब लड़कियों में यहाँ पे नहीं है। तो ज़रूर इनको देखें, ये जो मल्टी नेशनल्स होती हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए इनको, कि ये फॉरेन में जाके बाहर जाके ट्रेनिंग करें और लेडीज़ के साथ कम्पीट करें, उनके साथ ट्रेनिंग बल्कि करें। इनका जो कैंप है ये कहीं बाहर दुबई में या किसी और जगह जहाँ पे ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ जाके कम्पीट करें, अच्छी ग्रेवलर्स के साथ ये कम्पीट करें, ताकि इनका स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो, और फिर बाद में जब इंटरनेशनल कंपटीशन का वक्त आए तो इनको मुश्किलात और मुश्किल पेश ना आए। तो ज़रूर देखें, आपके इस फोरम के तवसत से मल्टी नेशनल से ये अपील है, जो कोई भी कंपनी हो, कि यहाँ अब आप सामने आएँ जी, ये स्पोर्ट्स है, ये मुल्क की खिदमत आपने करनी है, तो आपने स्पोर्ट्स की खिदमत करनी है। पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा। आज अरशद नदीम अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं पेरिस ओलंपिक में, तो मुल्क का नाम होता है। तो इस तरह ही अगर कोई लेडी निकल के बाहर आए और इतना ज़्यादा वो अच्छे अपना टैलेंट दिखाए, तो उसको तो फुल सपोर्ट आप करें, उसको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दें ब्रॉड, उसको कैंप में मदद करें, उसको फॉरेन ट्रिप्स में मदद कराएं, ताकि उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो और अच्छी कंपटीशन। बिल्कुल शाहजी ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही की। फाइनली ईमान इज़ बैक विद अस। तो ईमान, आप एलैबोरेट कीजिएगा जहाँ पर आप ग्रैपलिंग की बात या रेसलिंग की बात पर्टिकुलरली करती हैं कि वहाँ पर हमने इंप्रूव करना है। और जिस तरह आपने सुना भी होगा, हमारे पैनल से भी मोई शाह साहब ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैव टू स्टेप अप टू मेक श्योर दैट पीपल लाइक यू आर सेंट ओवरसीज टू ट्रेन एज वेल। Gee, I completely agree. I completely agree with what he's saying. कि like private companies, MNCs, ये सब हमें fund करना चाहिए, because अभी हम mostly हम अपनी funding ढूंढ लेते हैं, और like we find it, we manage it, which is fine, मगर training like वो सिर्फ competitions के लिए we just barely get by। पिछले जो 3 IMFs में मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा मेरे लिए differentiating factor जो था, कि मेरे कोच इस दफ़ा मेरे कॉर्नर में थे, मेरे पीछे थे, वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। पिछले 3 बार जब मैं पहले गई थी, उनके लिए फंडिंग नहीं था। तो so I think that's very important just for the competition. Gee, I also agree कि like training के for training, in order to make our training better, या तो हम international trainers, foreign trainers पाकिस्तान लाएं, या हम जाकर कैंप कहीं और कर लें, जैसे थाईलैंड, इंग्लैंड, ये सारे इवन बाली, ये सारे जगह ट्रेनिंग कैंप्स बहुत होते हैं। बहुत से लाइक बाहर मुल्क से लोग, हर जगह से लोग आते हैं वहाँ, स्पेशली इन थाईलैंड। इट्स अ हब फॉर लाइक एन इंटरनेशनल हब फॉर ट्रेनिंग। मैं एक दफ़ा आई हैड द प्रिविलेज टू गो एंड ट्रेन देयर, और आई थिंक यू नो मैंने कुछ इस तरह से कुछ नया नहीं सीखा वहाँ, मगर जिस लेवल के ट्रेनिंग पार्टनर्स जो थे, जिनके साथ मैं ग्रैपलिंग कर रही थी, स्ट्राइकिंग कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, वो बहुत हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल के ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। तो मैं I have no choice but to get better. So I think कि like
हमारे मुल्क में बहुत से खिलाड़ी हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, हमें बस एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, थोड़ी-सी डायरेक्शन चाहिए कि हम कहाँ जाकर कम्पीट करें, कहाँ जाकर ट्रेन करें। आई थिंक 2 साल पहले माय जिम बाय बीकू उन्होंने एक वो लेगेसी फाइट सीरीज़ के थ्रू एक यूएफसी फाइटर लाए थे पाकिस्तान, वर्ना जांडिरोबा के नाम से। आई थिंक शी इज़ नंबर 10th या 9th रैंक्ड इन द यूएफसी करंटली इन हर वेट डिवीज़न। तो मेरी ये भी प्रिविलेज थी कि मैंने उनके साथ भी 1 महीना ट्रेनिंग किया था यहाँ कराची में। सो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ अगर हमें मज़ीद मिले तो हम वी हैव नो चॉइस बट टू गेट बेटर। Inshallah. But once again, Iman, congratulations to you, your entire team, your family especially. And you just need to know that the entire nation is proud of you and they're behind you as well. और एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद and wish you all the best for your future. Thank you so much for having me. थैंक यू वेरी मच जी। ये थी ईमान द फाल्कन खान, हमारी एशियन चैंपियन इन एमएमए। और मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट भी करें और आप तक ये तमाम कंटेंट एक्सक्लूसिवली लेकर भी आएँ। तो वापस गुफ्तगू पर आते हैं, वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से शाह जी सबसे पहले तो पहले T20 की बात कर लेते हैं। 10 रन अगर आप कम हैं तो बात यही है कि थोड़ा सा आप लेट शायद हो गए उस इंटेंट को बनाने में कि हमने चेस करना था। और मैं ये कहता कि अगर आलिया ने यहाँ पर जाकर 52 कर दिए या फातिमा सना इतना अच्छा खेल गई तो थोड़ा सा ज़रा आप ये भी सोचें कि डाइवर्सिटी इस तरह की लेकर आएँ कि प्रमोट करना शुरू कर दें ऑर्डर में। देखिए ये दोनों जो आपने आलिया रियाज की बात की और फातिमा की बात की, ये दोनों नॉट आउट आए हैं। और इनको नॉट आउट क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर अपना इतने करीब आप चले गए तो मैच को फिनिश करना होता है। तो शायद कहीं ऐसा बीच में उनको न लगा हो और कोई ऐसी जो एफर्ट करनी चाहिए थी वो न की हो, क्योंकि यहाँ से आप विकेट्स लेके वापस आना कोई मन ही नहीं रखता। 5 विकेटें बच गई। विकेट्स लेके आना वापस, इतनी बड़ी आपने पार्टनरशिप ली है, इतना ज़्यादा 52 अराउंड आलिया ने किया और फातिमा ने भी बड़ा अच्छा स्कोर किया, इतनी बड़ी पार्टनरशिप के बगैर और उसके बाद आप मैच जीते ना, तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है, कहाँ पे हम यहाँ पे लैग किया कि हम ये मैच जीत नहीं सके। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वुमेन टीम में इतनी सलीयत है कि वो 132 का एक अच्छी पिच पे वो चेस कर सकती हैं और चेस करना भी चाहिए था। और ये कोई मुझे फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान को शुड हैव बीन 1-0 अप। लेकिन शाह जी आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी देख रहे हैं, मेरी आपसे गुफ्तगू नहीं हुई लेकिन मैं हमारे पैनल से पूछता रहा कि हम अभी तक वो 120-130 में ही फंसे हैं। अब वुमेन्स क्रिकेट में भी जिस तरह मेंस क्रिकेट में 200 नॉर्मल हो गया, वुमेन्स क्रिकेट में 150 बहुत नॉर्मल हो गया T20 और 150 नॉर्मल। देखिए कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है अहमद, कंपटीशन नीचे नहीं आएगा ऊपर ही जाएगा और आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ना कि ये आप 120 और 130 के चक्कर में रहेंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उसके लिए आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, खासकर आपके जो ओपनर्स हैं, इनको थोड़ा हिट आउट करना पड़ेगा। पावर प्ले में इनको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे, अच्छा बेस इनको सेट करना पड़ेगा। और फिर आपको लोअर डाउन द ऑर्डर जिस तरह आलिया रियाज हैं, इस तरह की आपको हिटर चाहिए ताकि वो मैक्सिमम जो आखिरी 5-6 ओवर में स्कोर कर सकें। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें मुझे अजीब सा फील हुआ कि आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप करते हो और आप वो मैच लेके नहीं आते हो। और भाई फिर इसका क्या फ़ायदा कि आपका स्टे करने का, अगर करीब ही आपने लेके जाना, आपको पता है कि और सब कुछ आपके सामने है कि आखिरी 10 ओवर में हमने कितने रन बनाने हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, और आप अच्छा खेल रहे हो, दोनों तरफ से बैट्समैन जो है टिके हुए हैं, उनको तो मैच जीत के लेके आना चाहिए था। और ये पाकिस्तान कर सकता था और होपफुली ये जो आगे हैं मैचेस, इसमें इस तरह की गलती ना हो और पाकिस्तान सीरीज़ जीतने की अहलियत रखता है। पाकिस्तान की वोमेन टीम इतनी एबिलिटी है, खासकर एट होम कंडीशंस, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वजह क्या है वो ज़रूर ओवरकम करना चाहिए। जो कोचेज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको देखना चाहिए कि कहाँ हमने गलती की। बिल्कुल जावेद, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर आप 10 रन शॉर्ट हैं तो फिर हमारा दुख ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत करीब पहुंच गए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम वही 120-30 में फंसे रहे, हमारे लिए 130 बहुत ही पहाड़ बन जाता है। जबकि मॉडर्न डे क्रिकेट बड़ी रिफॉर्म हो चुकी है। तो खैर आज दूसरा खेलने जा रही है, जैसा मैंने कहा हम कम बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वही सबसे अहम बात शाह साहब ने भी कहा, सुभाष भाई ने भी कहा कि हमें बैटिंग ऑर्डर सिचुएशन कंडीशन के मुताबिक चेंज कर लेने चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह के बैटर्स मौजूद हैं बैटिंग लाइनअप में, आलिया में सीनियर, मोस्ट सीनियर, ठीक है, उनके पास एबिलिटी है बड़ी हिट लगाने की भी, कई मैचेस उन्होंने अभी पिछले 2 साल में फिनिश भी किए, मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली है। तो क्या सब कुछ तो आपके पास आपके स्कोर बोर्ड पे आपको सामने दिख रहा होता है, थोड़ी थोड़ी बात
आप जो है Message कोई भी आ रहा गाइडलाइन आपको मिल रही होती है, खुद भी बंदा जो है काउंट कर रहा होता है। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो नॉन स्ट्राइकर एंड आपके साथ साथ एक दूसरे को गाइड करते रहते हो। 37 और 52 या 56 नॉट आउट आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वही शाह साहब वाली है कि आप मैच फिनिश करते हैं। मैच फिनिश करना सबसे बड़ी बात होती है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन क्रिकेटर में हमारे पास फिनिशर अच्छी फिनिशर नहीं है। आगाज हमें पावर प्ले में थोड़े से रन वहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब हर जगह यही 2023 मसाइल में है। यही साउथ अफ्रीका की टीम आई, वुमेन्स टीम हिस्ट्री हमने Clean फर्स्ट sweep टाइम किया, आई, बिल्कुल। क्लीन स्वीप हुआ। सिर्फ वेन्यू चेंज है, नेशनल स्टेडियम था कराची में। फिर हम न्यूजीलैंड गए, वहाँ पर भी हमने हिस्ट्री क्रिएट की है, जो कारकर्दगी थी T20 में हमने दिखाई है। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग वहाँ पर होंगी, वो भी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आई है। यहीं से उन्होंने वापस यूएई चले जाना और हमने भी 2-3 दिन के बाद वहीं पर जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब इस मैच के लिए जो बाकी 2 मैचेस हैं इनमें पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए और अच्छे मार्जिन के साथ। जो वीकनेसेस थी, जो उस वक्त में जो गलतियाँ हमने की है पिछला मैच में, ये कप्तान को भी, जो नए कैप्टन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है, बहुत बड़ी सीरीज़ है बिफोर वर्ल्ड कप। क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये नहीं कि अब हम यहाँ से 3-0 या 2-1 से जो है वो सीरीज फिनिश करें। हमें 2-1 अपने नाम करनी चाहिए, क्योंकि होम क्राउड, होम कंडीशन, होम पिचेस का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने थोड़ी बहुत चेंजिंग है, कोई ज़्यादा नहीं। कंडीशन सिचुएशन के मुताबिक अगर आली एक आध नंबर ऊपर आ जाती तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट चेंज मिलता है। ये 10 रन को इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन मैच 1 रन से जीता जाता है। बिल्कुल, लेकिन वही बात वही है कि फिनिश आपने करना है। मैच फिनिश नहीं हुआ तो फिर वो आपके पर्सनल माइलस्टोन्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली इससे पहले भी हम 1-1 रन से हारे। हाँ, तो बहुत उससे ज्यादा करीब पहुंच गए थे। इस बार थोड़ा 10 रन भी थोड़ा ज्यादा। हमारे लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर और कोच भी रहे हैं और हमारे तज्जियाकार हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरा T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान। हम पहले मैच का डिस्कस करें कि 10 रन से आप हारे, तो शायद वो थोड़ी सी चेस करते हुए इंटेंट ज़रा लेट हो गई, क्योंकि 5 विकेटें तो बच गई हमारी। तो क्या फिर हम वो चेस में नहीं थे या फिर वो थोड़ा लेट हो गए? आप क्या समझते हैं और फिर किन चीज़ों पर आज इंप्रूव कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान जो है ओवरऑल अगर आप देखें पहले मैच में बहुत अच्छा खेला है। 10 रन से हम हारे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें बीट कर सकते हैं इजीली साउथ अफ्रीका को। इतनी बड़ी जो बात नहीं है इसमें, मगर ये है कि थोड़ा सा हमारे में ना फिटनेस का फकदान नज़र आया। फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, वेमेंस के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें सिर्फ ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। देखें जो हमारी टीम है और साउथ अफ्रीका की टीम है, पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छी टीम है, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो चल रही है वो है बैटिंग ऑर्डर में। हमें बैटिंग ऑर्डर जो ना कप्तान को और कोच को उसको शफल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे रेगुलर बैट्समैन हैं उनको ऊपर लाना चाहिए। और हमारे पास बड़ी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है हमें आ रही है हमारे बैटिंग ऑर्डर में, जहाँ पे हम सही मायने में अपनी बैटिंग ऑर्डर जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे। जो मैं सीधे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है एडजस्ट नहीं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमारी कप्तान नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उनको मौका देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हम एक आध मैच हार जाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर जो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी भारी था। साउथ अफ्रीका से 10 स्कोर से हारना कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। इसका मतलब है कि हम चेस कर सकते हैं, हम उन्हें बीट कर सकते हैं, और ये एक खुशाइन जो उम्मीद है ये पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अवैस, किन चीज़ों पर आप बेहतरी देखना चाह रहे हैं? एक तो बिल्कुल ये गेम को फिनिश करने की बात जिस तरह जावेद ने एक निशानदेही की, फिर साथ ही साथ आसिम महीने का फिटनेस के ऊपर भी बात करनी है। इसके अलावा अगर बॉलिंग में भी देख लें तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो इम्प्रूव करने हैं वर्ल्ड कप से एंड पहले? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान टीम के अंदर है, मैंने आपको कल भी कहा था ना कि जितने भी आप मैचेस देख लें जो करीब मैचेस किए हैं, आप ज़्यादा स्ट्रगल करते हो चेस के टाइम। आपने चेजिंग में बहुत ज़्यादा मार की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर आई गेस पता नहीं 15-16 रन चाहिए थे, तब भी आपसे चेज नहीं होता। ये बहुत सारे मैचेस के अंदर आपके साथ हो चुका है। इशू इतना है कि आपने इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट अपनी बैटिंग ऑर्डर को किया। कभी आप अपना गुलफरोजा से जो आप ओपनिंग करवा देते हो सिद्रा अमीन के साथ, कभी सिद्रा अमीन को आप नीचे ले आते हो, कभी आप मुनीबा को ऊपर भेज देते हो। निदा डार की बात करें, इनकन्सिस्टेंट, कभी भी वो टॉप ऑर्डर नज़र आपको आता है, क्योंकि वो एक
रोल प्ले करती हैं। जब वो कैप्टन थी तो ऐसा लीड फ्रॉम द फ्रंट आपको रोल प्ले करना पड़ता है। उन्होंने 32-33 की अच्छी इनिंग्स वगैरह खेली है पाकिस्तान की, लेकिन उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको समझ नहीं आती है कहाँ पर। आलिया रियाज का भी सेम वही सिनेरियो। आलिया रियाज का मैंने एक चीज़ देखी है, पिंच हिटिंग हम बात करते हैं, तगड़ी पिंच हिटर है, आपके लिए स्कोर भी करती है, लेकिन यार जो एक फिटनेस होता है ना कि आप 50 के ऊपर अब आप कैसे लेके चलते हो टीम को, जहां पर आपको 16 बॉल्स के अंदर 32-33 चाहिए तो आपको आपकी फिटनेस लिटरली चैलेंज करती है उस वक्त। वहां समझ आती है कि आपकी फिटनेस लेवल नहीं है। चेजिंग के टाइम आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो आपको एक स्टेबिलिटी जरूर अपना एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर याद रखिएगा, अगर तगड़ा नहीं है तो आप चेज कभी जिंदगी में नहीं करोगे, चाहे आपने 150 स्कोर भी करना। आपका मिडल ऑर्डर हमेशा चेज का एक किरदार अदा करता है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी लेके बीच में आता है। आपका वहां पर इशू है। बॉलिंग के अंदर आप देख लें, डियाना बेग बहुत ज्यादा इंजर्ड भी रही है। मैं T20 में, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप जल्दी से एलैबोरेट कर दें, फिर मैं शाजी की तरफ भी जाता हूँ कि T20 में ओपनिंग तो मैटर करती है, पावर प्ले 6 ओवर्स का कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी नंबर 3-4 आप आ जाता है कि वो मोमेंटम कैसे कैरी ऑन करेंगे नीचे तक। मैंने ये कहा ना कि आपका जो मिडल ऑर्डर है ना, बेसिकली आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। हमारे मिडल ऑर्डर को आज तक इसी चीज़ पे हम अटके हुए हैं कि यार हम लोगों ने 4 या 5 रन पे लेके चलना है। मुझे आप पाकिस्तान की अगर बैटिंग ऑर्डर निकाल के देख लें, आलिया रियाज की भी इनिंग्स को मैं निकाल लूँ, फातिमा सना की, आप लिटरली 3-4 को ही आपने टच किया, हार्डली या 5 पे गए। कंसिस्टेंटली होती है ना 5 को आप टच कर रहे हो। आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट फीमेल की भी आप देखें तो 6-7 को वो टच करती है रन्स पर ओवर, शायद कभी कभी ज़्यादा भी आपकी जाती है। ऑस्ट्रेलियन टीम की आप बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर आपने काम करना है। बॉलिंग ऑर्डर की बात करें, आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बड़ा तगड़ा वो परफॉर्म कर रही है। पेस बैटरी के अंदर आप आ जाएं तो आपके पास इस वक्त, अगर डियाना बेग की बात करूं, इनकंसिस्टेंट रही हैं क्योंकि फिटनेस का उनका इतना ज़्यादा इशूज़ रहा है। इंजर्ड आपको पता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए वो रही हैं। फातिमा सना एक आपको लोन वॉरियर नज़र आपको आती है, लेकिन जिस टाइम पे कप्तान बनाया गया, फिर मैं उस चीज़ को लेके आऊँगा बीच में कि कप्तान जिस टाइम आप लेके उनको अचानक कप्तानी दी गई, फिर प्रेशराइज सिचुएशन भी आपको नजर आती है, क्योंकि इस वक्त आप लगभग अगर सीनियर प्लेयर्स की बात करूं तो 4 सीनियर प्लेयर्स को आप मैनेज कर रही हैं, बल्कि 5 है। निदा डार की बात करें, आलिया रियाज की आप बात कर लें, उसके बाद आप बात करें सिद्रा अमीन है, डियाना बेग है, तो आसान नहीं है एक यंगस्टर को उसको लेके चलना। क्या उस चीज़ को वो साथ लेके डियाना बेग की बात करें या वो क्या उसको गाइड कर रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से कप्तानी का सवाल वैस का फेवरेट है आजकल, बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट जो है वो ये शाहजी ने बता दिए बरकरार रख रहे हैं। लेकिन खैर शाहजी ने क्या बताना था, जिन क्वार्टर्स में आप हैं आपको तो हम सबसे पहले खबर होनी चाहिए थी। खैर हम चलें उस तरफ नहीं जाते, बट एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से जुड़ी। खैर आज का T20 तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने नाम करेगा, लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि आज एक बहुत अहम विजिट था ICC डेलीगेशन का नेशनल बैंक क्रिकेट एरीना कराची की अगर बात करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक है। तो शाहजी क्या खबरें हैं इस विजिट को लेकर, और आगे फिर हर बंदा जहां भी हम जाएं वो यही सवाल करता है चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्या होने जा रहा है। जी, ये विज़िट ड्यू था और ये विज़िट वैसे सितंबर के फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर होना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, और डिले शायद मुझे नहीं पता, शायद PCB ने कुछ इस तरह की बात की हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची की और कदाफ़ी स्टेडियम की, ये कहाँ तक पहुँचा और ये कितना अरसा, ये कंफर्मेशन वो चाहते हैं कि कितना अरसा लगेगा इसको कंप्लीट होने में, ताकि इतना कंप्लीट हो जाए कि जिसमें आपको मैचेस आप ऑर्गेनाइज करें। देखें, ये बात ना भूलें कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फाइनल करके ICC को भिजवा दिया है, और उन्होंने सिर्फ अप्रूवल देनी है उसकी, या थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज कहीं करना हो विद द कंसेंट ऑफ अदर प्लेइंग कंट्रीज वो करेंगे। लेकिन ये जो 4 मेंबर डेलीगेशन आया हुआ है, ये सारी यही चीज़ें देखने आया हुआ है कि हम बिफोर गिविंग ग्रीन सिग्नल बैक टू ICC कि हम ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ये चीज़ें हमने वेन्यूज़ पे जाके लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी में हमने देखनी है। रावलपिंडी में तो आपको पता है मिनिमम बहुत ही कम से कम चेंज होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो उसको ज़्यादा आप चेंज कर सकें, एक्सपेंड करें। जो थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो तो शायद 2 महीने में ही हो जाएं, जो चेंजेस वो करना चाह रहे हैं उसमें इतनी नहीं है। लाहौर और कराची का असल मसला है कि कितना दिन रात भी अगर काम करें तो अगले 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। डेडलाइन ये दिसंबर के तकरीबन लास्ट वीक की डेडलाइन है कि इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो, और कंप्लीट होगा, और शायद जो हमने ट्राई नेशन करनी है हेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ मिलके, वो इन्हीं वेन्यूज़ पे करके देखा जाए कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, पिचेस कैसी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और हालात कैसे हैं, स्पेक्टेटर फ्रेंडली कैसे हैं ग्राउंड। तो ये सारा चीज़ें इसको ही देखने के लिए ICC का डेलीगेशन आया है, और ये फिर होटलिंग देखते हैं कि कहाँ आपने स्टे कराना है टीम को, वो होटल कैसा है, रूट्स क्या है, कितना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा,
होटल में आने और जाने के अच्छा, लिए। होटल की आप एक बहुत अहम जिक्र हमसे कर भी रहे थे शो से पहले कि हम बार बार बात करते हैं कि पूरी दुनिया में यह मॉडल मौजूद होता है कि स्टेडियम के साथ ही होटल होता है। जी, खासकर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा हो गई है कि जिस तरह आप इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनाने के चक्कर में यहाँ साथ होटल भी आप ज़रूर बनाएं, और लाहौर में तो ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया क्योंकि ज़मीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो ख़रीद ली है। जो एडजेसेंट एक ज़मीन थी, एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उसमें 7 स्टार होटल बनेगा, और 7 स्टार होटल का भी तकरीबन वो डेडलाइन जो बनने की 28 है। अगर ये होटल वहाँ पे बन जाता है तो फिर हम देखें कि बड़े इवेंट जो हम खासकर T20 वर्ल्ड कप, खासकर इस तरह की और इवेंट जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इस तरह की चीज़ें हम वो करा सकते हैं, होस्ट करा सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल तो हर जगह क्रिकेट की इतनी ज़्यादा पजीराई, इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो रही है कि पूरी दुनिया के इतना बड़ा इवेंट हो तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ट्रेवल करते हो, पाकिस्तानी फैन हो, कोई और फैन हो, फैन साथ आते हैं। और ना सिर्फ फैंस, आप मीडिया फ्रेटर्निटी की भी बात कर सकते हैं कि कितने लोग आएंगे। इतने लोग आते हैं कि जिस तरह अब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, पूरी दुनिया अमेरिका गई है, जो जो जा सकता था वो क्या है वेस्ट इंडीज़ गया है चाहे जाके वर्ल्ड कप देखें। तो ये एक एडेड अट्रैक्शन होती है। सारा कुछ फिर ये माहौल बनाना पड़ता है आपको कि आप इस काबिल हैं कि वो इवेंट, इतना बड़ा इवेंट आप होस्ट करें, प्लेयर्स को, फैंस को, ऑफिशियल्स को, जर्नलिस्ट को एकमोडेट करें, अच्छे तरीके से एकमोडेट करें ताकि वो खुश होकर जाएं, उनको पता लगे कि ये पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस काबिल है कि इतना बड़ा इवेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आईसीसी का डेलीगेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग के पर्सपेक्टिव में। और होपफुली जाके पॉजिटिव इन्होंने देना है अपनी रिपोर्ट, और उसके बाद शेड्यूल भी जो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नेचुरली तकरीबन 7-8 महीने पहले आ जाता है। ये शेड्यूल कोई भी मेगा इवेंट होता है, थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन होपफुली विद इन नेक्स्ट मंथ ये आ जाएगा, ताकि फिर एक्रीडेशन की प्रोसेस एक होता है कि जर्नलिस्टों की एक्रीडेशन होती है, ऑफिशियल्स की एक्रीडेशन होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनकी जिनकी अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं उनकी एक्रीडेशन करा के वो सिलसिला, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है कि वो भी ताकि शुरू हो जाए। और सारी तैयारियां जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो स्टेप बाय स्टेप टिल दी फरवरी स्टार्ट ऑफ द इवेंट, तो वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। अब बड़ा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें इस वक्त अगर आप उस ट्रैक की बात करें तो ऑन ट्रैक हैं, और उम्मीद यही की जा रही है इंशाल्लाह कि तमाम तर सहूलियात जो हैं वो तैयार होंगी और बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम बिल्कुल रेडी होंगे। खैर, अगर और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की थोड़ी सी बात करें तो चैंपियंस वनडे कप जारी है, उसकी अपडेट तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बट जावेद, पहले मुझे ये बताइए कि गैरी कर्सन ने चैंपियनशिप के मेंटोर से मुलाकात की है, बहुत सारे प्लेयर्स की बात की गई है, लेकिन फाइन ट्यूनिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो क्या हम देखने जा रहे हैं, क्या वाकई उन प्रॉस्पेक्ट्स का जिक्र होगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसा आप आसिम भाई, शाजी है, मतलब हम वो प्लेयर्स देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अब इतने बड़े लेवल पर जब ब्रॉडकास्ट होगा, टूर्नामेंट पहले भी हो रहा था, लेकिन अब जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो तमाम हकायक हमारे सामने आ गए। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। देखिए अब कुछ ऐसे लड़कों के नाम आना शुरू हो गए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में होते थे और नज़र नहीं आते, मतलब उनके बारे में कोई लाइव मैचेस नहीं होते थे, उनकी परफॉर्मेंस किसी को नज़र नहीं आ रही थी। वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो जाके डोमेस्टिक मैचेस कवर करते थे वो अपने तौर पर उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते थे, लेकिन जो लाइव मैचेस आते हैं, ब्रॉडकास्ट लाइव पूरी दुनिया देख रही होती है, सोशल मीडिया पर लाइव चल रहे होते हैं, तो फिर उस चीज़ की छुपाई नहीं जाती। फिर टेक्निक पे जो फाइन की बात की है कि इनके टेक्निकल कितने स्ट्रॉन्ग है, ये किस पोजीशन पर अच्छा खेलते हैं, किस पोजीशन पर अच्छी बॉलिंग करते हैं, किस कंडीशन में इस वक्त जो मैचेस हो रहे हैं इकबाल स्टेडियम में, वहाँ पर वेदर कंडीशन क्या है, पिच कंडीशंस क्या है, क्योंकि अब हमारे पास हेड क्यूरेटर भी बड़ा इंटरनेशनल किस्म का आ चुका है, बड़ा मायनाज जो है उनके बड़े रिकॉर्ड हैं, उनको भी ज़ाहिर आजमाया जा रहा है, और साथ साथ जो है वो कोच का और तमाम मेंटोर्स का बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। हर मेंटोर अपने स्क्वाड में से ज़ाहिर है कोई ना कोई नाम तो डिस्कस हो रहे होंगे, जिन्होंने परफॉर्म किया होगा वो हिट पर लिस्ट पर होंगे, टॉप पर होंगे। ज़ाहिर है अब आगे हमने चेंजिंग तो लानी है, चेंजिंग वो जो सर्जरी वाला अमल था वो एकदम तो कुछ ये उसी का हिस्सा है मेरे जी, ये सेकंड पार्ट अगर हम गए, और होना भी चाहिए। वक्त के साथ साथ देखें कुछ प्लेयर्स को साइड लाइन होना होता है हर फील्ड में। हेड सर्जन गैरी कर्सन जो है वो सेकंड ओपिनियन के लिए जो है वाइट बॉल रेड बॉल के दोनों को होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको अपडेट दे देता हूँ, चैंपियंस कप की 284 रन बनाए थे डॉल्फिन्स जो हैं वो बिल्कुल ही मुस्तहकम नहीं नजर आए। 150 रन पर 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, मजीद उनको 135 रन दरकार हैं 90 गेंदों पर। सऊद शकील नुमाया रहे, 41 रन उन्होंने बनाए, पवेलियन वापस लौट गए,
लेकिन अवैस बड़ा खुश होंगे जानकर। आसिफ अली क्रीज पर अब तक मौजूद हैं, 39 रन ऑन 37 डिलीवरीज, तो थोड़ा सा अभी भी चेस चल रहा है। ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ नॉट ओवर अनटिल इट इज़, बट रेटरिक बड़ा सेम है। ज़बरदस्त खेले कामरान गुलाम, आज रिजवान ने उनका साथ दिया, सलमान के साथ फिर नीचे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, और 284 इज़ अ ग्रेट टोटल। डॉल्फिन्स ऑल दो के बहुत बड़ी साइड है। हुरैरा ने आज कुछ नहीं किया, बगैर स्कोर बनाए चले गए। साहिबजादा फरहान 24, इखलाक ने कुछ नहीं किया, सऊद शकील जैसा मैंने कहा 41, कासिम अकरम ने भी 13 रन बनाए। तो कुछ इतना नाम होने के बावजूद नहीं नजर आया बैटिंग। और ये कहानी वही है, कराची किंग्स और कराची डॉल्फिन्स आपके सामने, क्योंकि जितने बड़े नाम उस टीम के अंदर मौजूद थे आपको याद हो, क्योंकि ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड अगर पेपर की बात करूं तो दुनिया की किसी टीम को कम्पीट कर सकती थी जो उनके पास नाम होते थे। अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के टाइम उनकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने थी। कामरान गुलाम का ट्रैक रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा था अहमद भाई, मई से लेकर अभी तक जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, 3 सेंचुरीज हैं और बैक टू बैक स्कोर उनका 41, 43, 46 ऐसा रहा है। पाकिस्तान ए के लिए भी कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हुए आए हैं। फर्स्ट क्लास की बात कर लें, उसके अंदर ही परफॉर्म करते हैं। एक अच्छी बात जो आप भी बात करें, कम से कम इस टूर्नामेंट से वो लड़कों का नाम सामने आ रहा है कि कल कोई जो लड़का पाकिस्तान टीम का मुस्तैक प्लेयर रहा है ना, वो ये बात नहीं अब करेगा कि जी मैं पाकिस्तान टीम के अंदर पक्का हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है कौन परफॉर्म कर। अब्दुल समद की आप बात कर रहे हैं, हुरैरा का थोड़ा सा कराची किंग्स, इस पे कराची किंग्स की बात कर रहा हूँ, कराची डॉल्फिन्स बल्कि कराची डॉल्फिन्स, ये इस पर थोड़ा सा आना चाहूँगा। डॉल्फिन्स पे सबसे बड़ा जो इशू है, इसके नाम अगर आप देखें, आप कासिम अकरम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। हम लोग बात करते हैं कि अंडर 19 कप्तान रहे, लेकिन आज सच को परफॉर्मेंस मिडल ऑर्डर में आपको नज़र नहीं आती। सऊद शकील की बात करें, इनकंसिस्टेंट नज़र आपको आते हैं। साहिबजादा फरहान एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है, मैं खुद चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान टीम के लिए उसका हिस्सा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप फ़हीम अशरफ की बात करें, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जाते शुरली छोड़ते हैं। फ़हीम अशरफ के आज भी मैं हूँ, मैं विकेट्स ले सकता हूँ, लेकिन एज सच को टीम, मैं कहता हूँ क्रिकेट उनकी क्या बाकी है फ्यूचर के लिए, क्या यार विकेट्स तो आज सलमान अली आगा ने भी 3 ले ली हैं, बट आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये, जिन्होंने लेनी है विकेट्स वो ले रहे हैं कि नहीं? आपको क्या बात की है कि इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो लाइमलाइट में रहते हैं ना लड़के की, यार ये परफॉर्म, ये पाकिस्तान खेल रहा है जी, हमारे पास बैकअप प्लेयर नहीं, जो बड़े हमारे कोचेज स्टेटमेंट देते हैं, वो सारा कुछ नजर आ गया यहाँ पर कि शायद गैरी कस्टन को पता लग गया तोपे पीछे बैठी हुई है, सिर्फ इनको आने नहीं दिया जाता। जो ये आज स्क्रूटनी हो रही है ना, जो एक चीज हो रही है, लिटरली इसमें शायद कान भी खींचे। बिल्कुल, और आप स्टैट्स की भी बात कर रहे थे, तो हमारी टीम स्पोर्ट्स 360 को एक बार फिर शाउट आउट है। हमेशा हमें ज़बरदस्त स्टैट्स एंड फिगर्स वो देते रहते हैं। कामरान गुलाम के स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। लिस्ट ए की अगर आप बात करें तो क्या शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। अबाउट एन एवरेज ऑफ 44, मोर देन 3000 रन इन 86 लिस्ट ए मैचेस, और इस टूर्नामेंट में तो परफॉर्मेंस नज़र आ ही रही है। 700 थे इससे पहले, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से प्राइम कैंडिडेट बनते हैं पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के लिए। लेकिन अब हम स्नूकर की अपडेट आपको ज़रूर देनी है। पाकिस्तान के जो स्नूकर के प्लेयर हैं अर्शद इकबाल, वो स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जो स्नूकर के साथ मुंसलिक हैं। इन तमाम स्नूकर प्लेयर्स की पजीराई हो, उनको स्ट्रक्चर में लाना हो, उनको प्रैक्टिस देनी हो, फाइनेंशियली उनको स्टेबल करना हो, तो इनका और इनके साथ जुड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। हमें ज्वाइन करें जनाब बाबर कयूम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो तमाम स्नूकर फ्रेटर्निटी को बहुत मुबारकबाद हो, आपको हो बहुत ज़्यादा मुबारक, क्योंकि आप लोगों ने इन स्नूकर प्लेयर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर ये मुस्तहकम हो सकें और फिर प्रैक्टिस हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अशरत सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे स्नूकर कम्युनिटी की तरफ से? जी बस मैं पूरी नेशन को, पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। अर्शद इकबाल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और शुरू से ही पिछले 3-4 साल हो गए हम SAG स्नूकर लीग के नाम से इनको साल में 2 स्नूकर लीग देते हैं खेलने के लिए, और जहाँ पे इनको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दिया जाता है। टेबल्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, उसके अलावा बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई कमी पेशी छोड़ते हों। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इनको सरप्राइज़ नहीं मिलता। पहले ये होता था कि पाकिस्तान में चूंकि क्वालिटी टेबल्स नहीं होते थे, क्वालिटी बॉल्स नहीं होते थे, तो उस लेवल की जो टूर्नामेंट बॉल्स या टूर्नामेंट टेबल्स जब ये जाते थे खेलने के लिए, तो वो पहले तो एडजस्ट करने में इनको टाइम लग जाता था, और उस एडजस्ट करने में ज़ाहिर है आपको पता है नॉकआउट इवेंट्स होते हैं, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 सालों में स्नूकर बहुत ग्रो की है, और एक ही वजह है कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे किसी भी स्पोर्ट पे काम नहीं करेंगे, जाहिर है देखें जब कोई जीत के आता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी इसमें हिस्सा था, हमारा भी इसमें हिस्सा था। लेकिन जिस टाइम पे प्लेयर को ज़रूरत होती है
वो उसका स्टार्ट होता है, उसका हमें सिर्फ देखना होता है कि टैलेंट को कैसे आगे लाया जाए और टैलेंट को कैसे चूज किया जाए या उसको स्काउट कैसे किया जाए, तो वो करना और उसके बाद उसको लेके चलना, ये सारी चीजें। और जाहिर है असद की अपनी बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है, अल्लाह ताला ने उसको टैलेंट बहुत दिया है, तो शुक्र अल्लाह का। आपको भी मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अगले 2 मैचेस भी जीते और वर्ल्ड कप लेके आए पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल वो बिल्कुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे पास अभी अपडेट आई है, माइकल जॉर्जियो साइप्रस के हैं, उन्होंने अर्शद इकबाल को 5-4 से शिकस्त दी है और उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में अली गारगुगलू हैं ईरान के, जिन्होंने अवैस मुनीर पाकिस्तान के हैं, उनको शिकस्त दी और उन्होंने जगह बनाई। यानी कल अली का मुकाबला माइकल जॉर्जियो यानी ईरान का साइप्रस से मुकाबला फाइनल के लिए होने जा रहा है। तो अर्शद का सफ़र तो यहाँ पर इख्तिताम पर पहुँचा, लेकिन बहुत मुबारकबाद, सेमीफाइनलिस्ट बने हैं स्नूकर वर्ल्ड कप के, तो फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बाबर, जहाँ तक आपने प्लेयर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी निशानदेही की है, एज ए कलेक्टिव एफर्ट हमें किन इस्लाहात की ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं कि इससे माजी में भी हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, एहसन रमज़ान हो बड़े यंग लेवल पर, बाबर मसी हों, उससे पहले हम आसिफ भाई को देखते रहे, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, मोहम्मद आसिफ साहब थे जिन्होंने अच्छे लेवल पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है। वो बेचारे अपने ओन पर तो अपना जो स्किल है वो आगे यूथ को दे रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव तौर पर हमें किन एफर्ट्स की ज़रूरत है? देखिए, ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रास रूट लेवल है, मैं फिर बार बार कहूँगा कि जो इनकी नर्सरी है उस पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो जीतते हैं बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करें, उसको ऑन करें, लेकिन जो इसकी नर्सरी है, जहाँ पर इस टैलेंट को पे काम किया जा रहा है, उनकी तरफ देखें। वो चाहे कोई प्राइवेट लेवल पे कर रहा है, चाहे कोई गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है, उस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जो प्लेयर्स है ना, अगर आप, मैं सिर्फ स्नूकर की बात करता हूँ, मैं खुद स्नूकर प्लेयर रहा हूँ, पाकिस्तान में नेशनल लेवल का प्लेयर था, मुझे स्नूकर का तो बहुत ज़्यादा पता है। एक चीज़, अगर हम 8 घंटे से कम प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में, तो हमारी स्नूकर की जो गेम है वो इम्प्रूव नहीं होती। मिनिमम 8 घंटे आपको टेबल पे चाहिए। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 घंटे आपको, 8 घंटे कम से कम सोने के लिए चाहिए। बाकी आपके पास क्या टाइम ऐसा रह गया जिसमें आप जाएंगे और काम करेंगे और घर वालों का पेट पालेंगे और उसके अलावा अपना बच्चों का देखेंगे? तो ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे टैलेंट को उसकी निशानदेही करनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे एटलीस्ट। और मैं कहूँगा जिस तरह ऐसे गार्डन इसके अंदर आया हुआ है और जिस तरह इस टैलेंट को ऊपर लेके आ रहे हैं, हर टॉप का जो, अब कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कितने प्राइवेट ब्रांड्स हैं, वो इन नर्सरीज के अंदर आ जाएं। अपने पास नर्सरीज बनाएं, अपने पास नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराएं। एक तो ये उनकी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग होती है, दूसरा ये कि वो जो प्लेयर्स ऊपर आते हैं वो फिर बहुत कुछ करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से पजीराई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बाबर कयूम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। अर्शद को एक बार फिर मुबारकबाद हो, फाइनल में जगह नहीं बना पाए, बट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। बहुत शुक्रिया जावेद और शाहजी आपका, अवैस साहब का और आसिम खान साहब का भी कि हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक बात तो तय है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, परफॉर्म भी करते हैं, जीते या हारें बेचारे अपनी पूरी एफर्ट्स मार रहे हैं। लेकिन बाबर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि आप इनको बाकायदा तौर पर फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, जो बार बार हम वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर में इनको फाइनेंशियली बहुत वायबल बनाना पड़ेगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।